ये आंटी को आपको बुक भी देनी है। चैप्टर हुआ ना क्या? जो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने कंपनी अकाउंट शुरू कर लिया है या अभी नहीं किया? अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स, ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट कंपनी अकाउंट चैप्टर पढ़ा है, पढ़ाई नहीं? ट्वेल्थ में अभी तक नहीं आया? केशव शेयर हो गया है ना? सोचो ऐसे कैसे ट्वेल्थ कर रहे हो, अभी तक ये चैप्टर ही नहीं हुआ। ये कौन सी ट्वेल्थ है? अभी चल रहा है, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ? ठीक है। फॉर फ्यूचर टॉपिक भी डालना है। चलो, चैप्टर का नेम लिखेंगे सब लोग, कंपनी अकाउंट्स। बहुत सारी नई चीजें पढ़नी है आज। पहले अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स स्टार्ट करें। हम लोग लॉ में कंपनीज एक्ट भी पढ़ेंगे। मैं रिकमेंड करूंगी कि हमेशा कंपनी अकाउंट्स और कंपनीज एक्ट इकट्ठे ही पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है। अभी अकाउंट्स में देखते हैं कंपनी अकाउंट्स। हमारे सिलेबस में टोटल कंपनी अकाउंट्स के 6 यूनिट्स हैं। लास्ट चैप्टर है हमारे पास कंपनी अकाउंट्स, एंड ये उसके 6 यूनिट्स है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, विच इज अ थ्योरी चैप्टर। इसमें आपको बताया जाएगा कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ये सारी चीजें हम लोग लॉ में कवर करेंगे। क्वेश्चंस हम अकाउंट्स की बुक के भी प्रैक्टिस करेंगे, पर टॉपिक हम लोग ये सारा लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्योरी चैप्टर। उसके बाद सेकेंड यूनिट है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जो कि आप सबने ट्वेल्थ क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रोराटा अलॉटमेंट हो रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है, फॉरफीचर हो रहा है, री इशू हो रहा है, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, वो सारा कुछ आएगा यूनिट 2 में। थर्ड टॉपिक भी आप ट्वेल्थ क्लास में ही पढ़ते हो, यूनिट इशू 3, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं हम इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब हम डिबेंचर होल्डर को उसके पैसे वापस करते हैं, शेयर्स के पैसे तो कब वापस किए जाते हैं, जब कंपनी खत्म हो जाती है। बट डिबेंचर्स के लिए, डिबेंचर्स के केस में हमें पैसे लेते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, हम उनके फंड उनको रिटर्न कर देते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन, रिडीम करना। तो थर्ड यूनिट में हम सीखेंगे कि जब हम पैसे ले रहे हैं तब क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जब हम शेयर डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस करते हैं, वो हम 6 यूनिट में सीखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यूनिट 4 और 5 हमारे पास नए चैप्टर हैं जो कि हमने पहले कभी भी नहीं पढ़े हुए। टोटल कंपनी अकाउंट्स की वेटेज है 30 मार्क्स। ज्यादातर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बोनस इशू एंड राइट इशू में से आता है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन ही प्रेफरेंस शेयर्स में से आता है। ये दोनों चैप्टर्स पहले सीए इंटरमीडिएट में थे, न्यू स्कीम में ये शिफ्ट हो गया सीए फाउंडेशन में। तो हम सबके लिए दो चैप्टर्स नए चैप्टर्स हैं, बोनस इशू, राइट इशू एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम सबसे पहले इस चैप्टर के साथ ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी चैप्टर के साथ लिंक नहीं है। अगर आपको बेसिक इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज आती हैं, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नेम है बोनस इशू एंड राइट इशू।
सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बोनस इशू का मीनिंग ही क्या होता है। हमारे पास दो नए वर्ड्स आए हैं, उन दो वर्ड्स का हमने मीनिंग समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस इशू? बोनस इशू का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी अलॉट्स shares to their existing shareholders in proportion to their existing share capital without consideration। 3 पॉइंट्स आए इसमें। जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, पुराने शेयर होल्डर्स को नए शेयर दे रही है, ठीक है, किस रेशियो में दे रही है? पुराने शेयर्स की रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल, लेट से किसी कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया 2:1 की रेशियो में। तो 2:1 की रेशियो में बोनस इशू का मतलब क्या है कि आपको एक शेयर के बदले में दो शेयर और मिलता है। मतलब कि मान लो ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है, लेट्स अज्यूम ये मैं आपको आरएमएस की बैलेंस शीट दिखा रही हूँ, एंड इसमें लिखा हुआ है कि मेरी कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसमें से अक्षरा के पास मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं। तो जब मैं डिक्लेयर करूंगी कि मैं बोनस दे रही हूं, मैं अक्षरा को 10,000 के बदले में और कितने शेयर दे दूंगी? कितना बोनस मिल जाएगा इसे? 20,000। 2:1 रेशियो का मतलब एक शेयर के बदले में आपको दो शेयर मिल जाएंगे। तो एक कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। किसे शेयर अलॉट कर रही है? पुराने शेयर होल्डर्स को। मैं नए शेयर होल्डर्स को नहीं नए शेयर इशू कर रही। आईपीओ में जब हम आईपीओ निकालते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं, हम नए लोगों को शेयर इशू करते हैं। पर बोनस इशू में हम किसको शेयर इशू कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किस रेट? प्रोपोर्शनेटली। ऐसा नहीं कि मैं बायस्ड हो सकती हूँ कि मैं अक्षरा को बोलूं तुम्हें तो 2:1 की रेशियो में मिलेगा, जशन को बोलूं नहीं तुम्हें 3:1 की रेशियो में मिलेगा, उसे बोलो तुम्हें 1:1। हम किसी के साथ भी बायस नहीं हो सकते। सेम रेशियो मेंटेन करेंगे जो आपकी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उसके साथ, एंड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में उसे शेयर दे दी। तो जब कोई कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को फ्री में नए शेयर दे देती है, उनसे कोई भी पैसे लिए बिना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस इशू बोलते हैं। ठीक है। जो बोनस इशू है ये दो तरह का हो सकता है। बोनस इशू इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज बोनस शेयर एंड अनदर इज बोनस कॉल। बोनस शेयर में क्या होगा? शेयर्स आर इशूड। हम शेयर होल्डर्स को नए शेयर देते हैं। बोनस कॉल में हम शेयर होल्डर्स को नए शेयर नहीं देते, हम उन लोगों को कॉल एडवांटेज देते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि जो आपकी पेंडिंग कॉल्स हैं वो आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बोनस शेयर की। तो मान लो अक्षरा के पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है। 10 रुपीज तो शेयर की फेस वैल्यू है। लेट्स से शेयर्स फुली पेड अप है, सारे शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे दे रखे हैं, शेयर्स आर फुली पेड अप, और मैं सबको बोलूं कि आपको 2:1 की रेशियो में बोनस मिलेगा, तो सबको कितने शेयर मिल जाएंगे? अक्षरा को कितने मिल जाएंगे? 20,000। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। बट कॉल एडवांटेज में क्या होगा? लेट से अक्षरा के पास 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, पर अभी तक ये शेयर पार्टली पेड अप है। अभी तक उसने मुझे सिर्फ 7 रुपीज पे किए। उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, बट सेकंड कॉल अभी मैंने मांगी ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एरियर है, एरियर नहीं है, मैंने डिमांड ही नहीं की। तो सारे शेयर होल्डर्स की अभी फाइनल कॉल क्या है? पेंडिंग है। मैंने कहा देने की जरूरत है नहीं। मैं बोल रही हूं कि नहीं, आप मुझे आपसे टोटल 10 रुपीज रिसीव हो गई,
मैंने उनको फ्री में ही सेकेंड फॉल कॉल भी क्या कर दी, अलॉट कर दी। तो बोनस शेयर में तो क्या कर रहे हो, आप नए शेयर ही दे रहे हो, बट बोनस कॉल में हम नए शेयर नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, कॉल एडवांटेज दे रहे हैं। हम उन्हें बोल रहे हैं कि आपको ये कॉल पे करने की जरूरत ही नहीं है, हम उनसे कोई पैसे नहीं ले रहे, बिना कंसिडरेशन के हम उनको क्या दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है बोनस इशू एंड राइट इशू, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आया बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब ही क्या होता है, जब आप अपने सिर्फ पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर देते हो बिना किसी कंसिडरेशन के, और एक फिक्स रेशियो में देते हो सारे शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आप शेयर्स के बदले में शेयर दे रहे हो, हम लोग वर्ड यूज करते हैं बोनस शेयर। अगर आप शेयर्स के बदले में कॉल दे रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड यूज कॉल एडवांटेज। ऑब्वियस सी बात है, जो बोनस शेयर्स हैं सिर्फ किन लोगों को इशू किए जा सकते हैं, ओनली इफ द शेयर्स आर फुली पेड अप। अगर कोई कंपनी बोले कि अभी शेयर्स जो है वो पार्टली पेड है और हम बोनस शेयर देना चाहते हैं, ठीक है, लेट से आरएमएस ने टोटल 10 लाख शेयर इशू किए, आरएमएस के टोटल 10 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। अभी आरएमएस ने हमसे डिमांड ही 7 रुपीज की, जो फाइनल कॉल है 3 रुपीज की, वो ड्यू ही नहीं की, और आरएमएस बोले कि ऐसे करते हैं, सब लोगों को 1:1 के रेशियो में एक और शेयर दे देते हैं। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, नहीं। बोनस शेयर हम सिर्फ कब इशू कर सकते हैं, अगर शेयर्स क्या हो चुके हैं, फुली पेड अप। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आए जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टली पेड अप शेयर्स है, पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 1:1 में बोनस शेयर दो, तो मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि पहले तुम अपने आप ही फाइनल कॉल ड्यू करो। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर फाइनल कॉल रिसीव करो, सब लोगों से एज्यूम करो पैसे मिल गए, क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। फिर बोनस की एंट्री करो। समझ आ गई है ना बात, ठीक है। ये हमें अपने आप ही इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बोनस शेयर दे ही सिर्फ कैसे सकते हैं जिनके शेयर्स फुली पेड अप है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप सबके दिमाग में, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हैं, ये आ रहा होगा, मैम कंपनी ऐसा क्यों करेगी, व्हाई विल अ कंपनी डू दिस। आया ये क्वेश्चन दिमाग में कि कोई कंपनी किसी को बिना कंसिडरेशन के शेयर क्यों दे रही है। लेट्स अज्यूम ये जोमेटो कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड सारी लाइबिलिटीज होंगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया, मान लो शेयर कैपिटल में कंपनी के पास कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कुछ कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं। लेट्स अज्यूम कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, एंड बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर्स भी। एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास काफी सारे रिजर्व्स पड़े हैं। कंपनी के पास P&L में कुछ बैलेंस पड़ा है, जनरल रिजर्व है। जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो प्रीमियम पे इशू किए थे, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर किसी के शेयर फॉरफिट किए हैं तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया होगा, कैपिटल रिजर्व में। ऐसे अलग अलग तरह के कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं। एसेट साइड कंपनी के पास करंट एसेट्स में काफी सारा कैश भी पड़े, ठीक है। अब मान लो इस कंपनी की मीटिंग चल रही है, हर कंपनी की हर साल एक मीटिंग होनी जरूरी है। तो जो एवरी ईयर कंपनी की मीटिंग होती है उसे बोलते हैं एजीएम। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो एवरी कंपनी नीड टू हैव एटलीस्ट 1 एजीएम इन द ईयर। एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स आते हैं और वो सारे कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। लेट्स से आप सब आरएमएस के शेयर होल्डर, आरएमएस की एजीएम चल रही है, मैं चेयरमैन हूं, मैं मीटिंग कंडक्ट कर रही हूँ और सारे शेयर होल्डर्स आए हैं। तो शेयर होल्डर सबसे पहले तो क्या जानना चाहेंगे कि हमें इस साल कितना डिविडेंड मिलेगा। तो मान लो मैं डिविडेंड अनाउंस करती हूँ कि सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा 2 रुपीज पर शेयर। तो मेरी बैलेंस शीट में क्या चेंज किया आएगा, मान लो मैंने डिक्लेयर किया कि 2 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड की एंट्री क्या होगी, डिविडेंड टू कैश। और डिविडेंड हमारे लिए एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस अल्टीमेटली कहां पर चले जाते हैं, P&L में। तो P&L टू डिविडेंड, तो मेरा P&L का बैलेंस क्या हो जाएगा और कैश का बैलेंस भी क्या हो जाएगा। जब भी मैं डिविडेंड दूंगी, अगर मैं उसका नेट इंपैक्ट पूछूं, हाँ पहले जर्नल एंट्री बनेगी फिर लेजर बनेगा,
पर बैलेंस शीट में नेट इम्पैक्ट क्या आएगा सब कुछ होने के बाद? जब मैंने डिविडेंड दिया मेरा प्रॉफिट कम हो गया बुक्स में, एंड जो मेरे पास कैश पड़ा था वो भी क्या हो गया। जब मैंने बोनस दिया तो क्या होगा? जब मैंने बोनस दिया क्या मैंने कैश में कोई चेंज आएगा? ना मुझे शेयर होल्डर से पैसे मिले हैं ना मैंने दिए। मैंने तो क्या किया, शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे दिए। तो जब मैंने उसे शेयर दिए तो क्या हुआ, मेरी शेयर कैपिटल क्या हो गई? और शेयर देने के लिए कहीं से तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे ना। कहां से निकालेंगे? पीएनएल से, रिजर्व एंड सरप्लस से। पीएनएल का बैलेंस क्या हो जाएगा? अब आपको बैलेंस शीट देख के क्या लग रहा है मेरे लिए क्या एडवांटेजेस है? अगर जोमेटो कंपनी लोगों को डिविडेंड दे वो फायदेमंद चीज है या बोनस दे वो फायदेमंद चीज? क्यों बोनस देने में क्यों ज्यादा फायदा हो रहा है? क्योंकि कंपनी के पास कैश तो अभी भी है ना। जो वो कैश है, इस कैश से जोमेटो कंपनी नया बिजनेस करेगी। उसने नया ऐप लॉन्च कर दिया वनडस्टिक, उससे वो और प्रॉफिट अर्न करेगी, उससे कंपनी के शेयर होल्डर्स और खुश होंगे। हमारा पर्पस तो क्या है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। तो शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली और पॉजिटिव होंगे। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड देना चाहती है बट एट द सेम टाइम वो चाहती है कि कैश आउटफ्लो ना हो, कि हम अपने पास कैश मेंटेन करना चाहते हैं ताकि हम इन पैसों को नए बिजनेसेस में यूज कर सकें और बेटर अपॉर्चुनिटीज में यूज कर सकें, तो कंपनी फिर ऐसे थोड़ी कि शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं देगी। नहीं तो शेयर होल्डर नेगेटिव हो जाएगा, मार्केट पे वो ऐसी कंपनी के कोई शेयर ही नहीं परचेज करेगा। तो शेयर होल्डर को हमने पॉजिटिव भी रखना है। तो इस केस में हम लोग क्या अनाउंस करते हैं? बोनस। इसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या पड़ता है? हमारा पीएनएल का बैलेंस, प्रॉफिट्स का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एंड शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसको मिलना था? आप लोग कंपनी के शेयर होल्डर हो। इसके ऊपर किसका राइट था? आपका ही राइट था। आपको ये कब मिलता? जब भी आप शेयर बेचते, कंपनी लिक्विडेट होती, तब आपको बेनिफिट मिलता। मैंने कंपनी की लिक्विडेशन तक का वेट नहीं किया, मैंने कहा आप आज ही ले लो, आपको शेयर ही ऑर्डर। पक्का क्लियर है? तो कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल चीज है बोनस, एंड शेयर होल्डर के लिए भी प्रॉफिटेबल। शेयर होल्डर के लिए डबल प्रॉफिटेबल। बताओ कैसे? तो शेयर्स इंक्रीज हो गए, एक तो उसके शेयर्स ही इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब वो शेयर्स को सेल कर सकता है, उसे पैसे मिल जाएंगे, शेयर्स का मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो पहले अक्षरा के पास 10,000 शेयर्स थे, ठीक है, हम सेम एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। मान लो किसी के पास 10,000 शेयर्स थे और शेयर्स की वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज। पर फेस वैल्यू अलग चीज होती है, मार्केट प्राइस अलग चीज होती है। अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, लेट्स अज्यूम शेयर की मार्केट प्राइस थी 16 रुपीज, ये मार्केट प्राइस चल रही थी। जैसे ही कंपनी ने मीटिंग में अनाउंस किया सबको बोनस मिलेगा, तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, सब लोग इसके शेयर्स परचेज करने जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अब शायद इस शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। अब अक्षरा के पास शेयर भी कितने हो गए? पहले अक्षरा की कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? अगर पूछा जाए कि अक्षरा के पास जोमेटो कंपनी के कितनी वैल्यू के शेयर्स हैं, उसके पास 10,000 शेयर्स थे और 16 ईच, तो उसके पास टोटल वैल्यू कितनी थी? 1.6 लाख। सेकेंड, अब अक्षरा के पास कितने शेयर्स हो गए? 3.6 लाख। ठीक है, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनी। कंपनी को पैसे ही नहीं देने पड़े और कंपनी के शेयर होल्डर भी खुश हो। शेयर होल्डर को एक और बेनिफिट है, अब जब नेक्स्ट ईयर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड किस पे मिलेगा? 10,000 शेयर्स पे मिलेगा कि 20,000 शेयर्स पे मिलेगा? 20,000। कंपनी ने बार ही रेज कर दिया, बेस ही इंक्रीज कर दी, तो नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड भी मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा? तो ऐसी कंपनी के लिए मार्केट से फंड्स इकट्ठे करना भी तो इजी हो गया। अब थोड़े सालों बाद जोमेटो बोले मैं तो नई ऐप बना रहा हूं, मैं तो उबर के साथ भी कम्पीट करूंगा, ठीक है। अभी उन्होंने वनडस्टिक लॉन्च किया तो वो बुक माई शो के साथ कम्पीट कर रहे हैं। लेट्स से उन्होंने बोला हम तो उबर के साथ भी कम्पीट करेंगे, तो क्या पुराने शेयर होल्डर जोमेटो के शेयर खरीदेंगे? लेट्स से आप आरएमएस के शेयर होल्डर हो, आप बहुत खुश हो आरएमएस से, अब मैं नया प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे मांगू, क्या आप लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदोगे? तो कंपनी को किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज करना भी क्या हो गया? बहुत इजी। कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे प्रीमियम पे कंपनी अपने शेयर इशू कर पाएगी। मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? सबको सारी बातें समझ आई हैं? अब अगर आप ध्यान से देखो लाइबिलिटी साइड कि जब बोनस हुआ तो हुआ क्या, जब बोनस इशू दिया तो हुआ क्या? पीएनएल का बैलेंस कम हो गया
और कैपिटल का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज। इसकी वजह से ही बैलेंस इशू को बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। और अगर आप लाइबिलिटी साइड ही देखो, वहां से ही आपको साफ साफ ये चीज पता चल रही है, प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो रही है, कैपिटल में कन्वर्ट हो रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू, इसे ही स्क्रिप इशू भी बोला जाता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या कुछ किया अभी तक। हम लोगों ने सबसे पहले समझा बोनस इशू का मतलब क्या है। जब कोई कंपनी पुराने शेयर होल्डर्स को नए शेयर इशू करती है, एक प्रपोर्शन में सारे शेयर होल्डर्स को देती है बिना कंसिडरेशन के। बोनस इशू, बोनस शेयर भी हो सकता है, बोनस कॉल भी। बोनस शेयर में हम नए शेयर इशू करते हैं, ये सिर्फ कब पॉसिबल है, अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप है। बोनस कॉल में हम नए शेयर नहीं लेते, हम आपको ये बोलते हैं कि जो आपकी पेंडिंग कॉल है वो खत्म होगी, हम उनको कॉल का एडवांटेज दे देते हैं। ये ऑब्वियसली कब पॉसिबल है, जब आपके शेयर्स क्या हैं, पार्टली पेड। बोनस इशू का ही एक और नाम, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, इज बोनस इशू ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू। तो यस, बोनस इशू का ही एक और नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है। अगर आप बैलेंस शीट का इंपैक्ट समझो तो एग्जैक्ट यही चीज हो रही है, प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो रही है, कैपिटल में। एंड इसी को स्क्रिप इशू भी बोलते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या जर्नल एंट्रीज क्या होगी। सोर्सेस फॉर इशू, सोर्सेस फॉर बोनस इशू। बोनस इशू करने के लिए हम क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकते हैं, कौन कौन से फंड्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो बहुत कुछ होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल भी है, जनरल रिजर्व भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, कैपिटल रिजर्व भी है। लेट्स से रिजर्व्स एंड सरप्लस में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी है, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी है। ऐसे आपने बहुत सारे रिजर्व्स का नाम सुना होगा। तो बहुत सारे टाइप के रिजर्व्स होते हैं, हम कौन कौन से रिजर्व्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये रूल बनाया ही क्यों गया, क्यों कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रूल बनाया गया कि सब कुछ नहीं यूज कर सकते, कोई कोई चीजें यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे ये सोच के बताओ, जब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देगी तो कंपनी में प्रॉब्लम किसे होगी, वेरी गुड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, और किसे प्रॉब्लम होगी। लेट्स अज्यूम हमारी क्लास में जो फ्रंट रो में स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो पीछे बैठे हैं वो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इक्विटी वाले, डिबेंचर वाले एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहला राइट किसका बनता है, कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है, सबसे पहले किसको पैसे मिलने चाहिए, डिबेंचर होल्डर। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबसे पहले पैसे किसे वापस करने होते हैं, डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर के बाद किसकी टर्न आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड में किसकी टर्न आनी है, मैंने कहा तुम लोग पैसे ले लो। तो क्या इन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। ये बोलेंगे पहले मैम हमारे पैसे तो दे दो, आपने कमिट किया था कि हमारी पहले टर्न आएगी, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आप पहले इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे दे सकते। तो अब मुझे एश्योर करना है कि कंपनी के पास इतना प्रॉफिट हो कि इन सबके पेमेंट में मैं कभी भी डिफॉल्ट ना करूं। मान लो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को पहले पैसे दे दूं, बाद में डिबेंचर होल्डर के टाइम बोल लूं हमारी कंपनी में तो लॉस हो गया, सॉरी हम आपको पैसे नहीं दे सकते। या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइम डिफॉल्ट कर दो, बैड डेट्स हो जाए उनके, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो किसके पास पैसे लेने जाएंगे। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, आप किसी और से तो पैसे मांग ही नहीं सकते। तो बाकी सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक फिक्स रूल बनाया कि बोनस इशू देने के लिए कहां से पैसे यूज कर सकते। ठीक है, तो ये टॉपिक बना ही क्यों, सोर्सेज फॉर बोनस इशू।
to protect the interest of debenture holders, preference shareholders, and other liabilities. और भी अगर किसी की भी कोई भी पेमेंट करनी बाकी है, to protect the interest of debenture holder, preference shareholder, and other liabilities, the bonus issue may be made out of SPR, if received in cash. SPR फुल फॉर्म लिख लो जिन बच्चों को नहीं पता, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, capital reserve on sale of fixed assets, if received in cash. Investment allowance reserve, general reserve, एंड P&L अकाउंट. ये हमें याद करना पड़ेगा, याद नहीं करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी उसकी. धीरे धीरे याद करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट 2 पॉइंट्स याद करते हैं और लास्ट 2 पॉइंट्स. सबसे पहले अगर किसी कंपनी के पास बोनस इशू करने हैं तो सबसे पहले वो किसे यूज करेगी? SPR और CR. अगर SPR कैश में मिला है सिर्फ तभी यूज करना अलाउड. अगर SPR काइंड में मिला है तो यूज करना अलाउड नहीं. क्या SPR काइंड में मिल सकता है? मिल सकता है. सोचो कब मिल सकता है? SPR काइंड में कब मिल सकता है? आप सबने 12th में क्वेश्चन किया होगा. मेरी अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है. कई बार ऐसा होता है कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदती है और लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में शेयर दे देती है. जब लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में कंपनी शेयर दे देती है तो आपने 3 क्वेश्चंस किए होंगे. ऐसा भी केस किया होगा कि कंपनी शेयर दे रही है एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. उस केस में क्या प्रीमियम कंपनी को कैश में रिसीव हुआ था? उसके बदले में तो काइंड में हमें क्या मिला था? हमें लैंड एंड बिल्डिंग मिली. ठीक है, तो वो वाला SPR हम यूज नहीं कर सकते. हम सिर्फ कौन सा SPR यूज कर सकते हैं? अगर हमें SPR कैश में मिले. देखो फ्रॉड हो सकता है ना इस केस में. तो अगर तुम फ्रॉड करोगे, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दे दोगे तो बाद में पॉसिबिलिटी क्या है कि शायद प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर के टाइम पैसे ही खत्म हो जाए. तो हमें प्रोटेक्ट करना है बाकी सबको. उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं कि क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं. तो आपने याद क्या करना है? सबसे पहले हम यूज करेंगे SPR और CRR. एंड में यूज करेंगे जनरल रिजर्व और P&L. 99% क्वेश्चंस इन चारों में से ही आएंगे. धीरे धीरे हम बाकी चीजें भी याद करेंगे, बट पहले ये सिर्फ 4 पॉइंट्स SPR एंड CRR और लास्ट में जनरल रिजर्व एंड P&L. क्लियर? अगर यहीं पे स्पेस है तो यहीं पे लिखो, नहीं तो नीचे नोट डाल के लिखो. SPR एंड CRR can be used for bonus share
बट नॉट फॉर बोनस कॉल। तो अगर बोनस कॉल है तब तो एसपीआर सीआरआर यूज नहीं हो सकता, बट अगर बोनस शेयर है तब हम इसे यूज कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे डिमांड क्या किया जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जर्नल एंट्रीज करके दो बोनस। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले देखते हैं बोनस कॉल के लिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो जब भी बोनस कॉल होगी पहले हम कॉल को ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल इज मेड। तो कॉल ड्यू करने की आप एंट्री क्या करते थे? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सेम एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल हमने ड्यू कर दी। फिर हम रिजर्व्स में से पैसे निकाल लेंगे। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स। अभी मैंने आपको याद करवाया कि ज्यादातर केसेस में हमने 4 यूज करने हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं एसपीआर और सीआरआर, एंड में यूज करते हैं जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। और ये भी बताया कि बोनस कॉल में तो एसपीआर सीआरआर यूज कर ही नहीं सकते, तो कहां से पैसे निकालेंगे हम लोग? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल से पैसे निकालेंगे, पीएनएल डेबिट, और ये ट्रांसफर कर देंगे बोनस फंड में। नाम रखा हमने बोनस टू शेयर होल्डर्स। एंड फाइनली बोनस इशू की एंट्री क्या बन जाएगी? बोनस होल्डर्स टू शेयर फाइनल कॉल। वैसे हमें फाइनल कॉल के पैसे मिल जाते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, बट यहाँ पर बैंक की बजाय हम लोग एंट्री करेंगे बोनस अकाउंट, बोनस फंड में से पैसे निकाल लिए और उनको क्रेडिट। सॉरी, 1 सेकेंड। आप एक बार रिवाइज करो सब कुछ। सबको ईपीएस पता है क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता अर्निंग पर शेयर क्या होता है। ओके, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पे तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं ये मान लो ये बोलूं कि आरएमएस के पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है 10 करोड़। ठीक है, और आरएमएस के शेयर है 5 करोड़। तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपीज। टोटल प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दिया मैंने? टोटल शेयर्स। समझ आया ना सबको? बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल शेयर्स को किससे डिवाइड कर दिया? टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर्स के साथ। क्या आप मुझे सोच के ये बता सकते हो कि जब कोई कंपनी बोनस इशू डिक्लेयर करेगी तो उससे ईपीएस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ट्रू फॉल्स का, कि जब कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी तो ईपीएस विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। सबको लगता है डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल बनाओ। तुम फीफो लिखो में भी एग्जाम्पल नहीं बनाते हो, तभी गलती करते हो। अपने पास कोई भी रैंडम एग्जाम्पल बनाओ ना।
सोचो, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये भी आंसर हो सकता है कि कुछ भी नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एग्जाम्पल बनो। ऐसे क्यों बोलते हो सर? भैया, आप जब तक आते हो तब तक काम नहीं हो जाता है, इसे ठीक करूँ। हम्म। आगे से ना उधर ही लगाना है और एक्सटेंशन भी नहीं आ रहा। ये होता है तो चीजें खराब होगा। पेपर में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए बच्चे, सीए में और नॉर्मल पर्सन में डिफरेंस क्या होगा? ऑब्वियसली वो कैलकुलेट करके बोलेगा। ऐसे ही थोड़ी बोल देगा मुझे लगता है जोमेटो के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे तो फिर कोई भी बोल सकता है। हम कैलकुलेट करके बैलेंस शीट को एनालाइज करके बोलते हैं कि इस कंपनी के शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी। तो तुम अपने पास रैंडमली एक एग्जांपल बना सकते हो, जैसे मैंने बताई। मान लो किसी कंपनी का पीएनएल का बैलेंस है 10 CR एंड उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 CR। तो ईपीएस कितना आ गया? ₹2 पर शेयर। ठीक है, चाहे स्क्रीन नहीं दिख रही, आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। मान लो कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया 1:1। तो जब कंपनी ने बोनस दे दिया 1:1, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? पहले 5 करोड़ शेयर थे, तो अब कितने शेयर हो जाएंगे? 10 करोड़। 10 करोड़ शेयर है, 10 करोड़ ही प्रॉफिट है। तो अब ईपीएस कितना रह गया? 1 पर शेयर। प्रॉफिट तो उतना ही है ना। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा तो नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दैट ईपीएस विल डिक्रीज। तो ये 2 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कि अगर कभी भी कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो हमेशा ईपीएस डिक्रीज होगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम फिर बोनस कॉल का क्या इम्पैक्ट होगा ईपीएस पे? सेम। ओके मैम। सोचो एक बार, मैंने सही बताया आंसर? बाकी सब लोग भी सोचो। क्या बोनस कॉल का भी सेम इम्पैक्ट होगा? क्या बोनस कॉल पे भी ईपीएस डिक्रीज होगा? नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहे ना। बोनस कॉल में नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं बढ़ रहे। तो बोनस कॉल में ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। बोनस कॉल में ईपीएस विल रिमेन सेम। बोनस शेयर में ईपीएस विल डिक्रीज। तो ये सिंपल सी 3 जर्नल एंट्रीज हमें एग्जाम में करनी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बोनस कॉल का, पहले फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, जो कि आप 12th क्लास से कर रहे हो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब मुझे पैसे तो नहीं मिलने, मैंने फंड बनाना है, तो फंड क्रिएट करने के लिए हम रिजर्व में से पैसे निकालेंगे। जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। एंड बोनस इशू करने के लिए फंड में से पैसे विड्रॉ कर लिए और शेयर फाइनल को क्रेडिट कर। सेकेंड पार्ट, अगर बोनस शेयर है तो क्या होगा? बोनस शेयर के केस में फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? फंड्स विड्रॉ करने के लिए। अब हम कहां से पैसे निकाल सकते हैं? एसपीआर से भी निकाल सकते हैं, सीआरआर से भी निकाल सकते हैं, जनरल रिजर्व से भी निकाल सकते हैं, पीएनएल से भी निकाल सकते हैं। और एक फंड बनाएंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली हम एग्जाम में पूरा नाम लिखेंगे। वी कैन नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। एंड बोनस इशू के लिए या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ही इंक्रीज कर जाएगी इस केस में।
प्रैक्टिस नोटबुक अलग होगी, मैं 12th वाले स्टूडेंट्स को बाद में एक्सप्लेन करूंगी। कॉन्सेप्ट नोटबुक अलग होगी। अभी तक हमने जो भी चीजें लिखी है वो कॉन्सेप्ट है हमारे। बाद में चाहे तो आप अपडेट कर, साथ के साथ ही करते हैं, बाद में अपडेट करते हैं। कॉन्सेप्ट नोटबुक पे ही लिख रहे हो ये तुम? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, एक मैं और टॉपिक बना रही हूँ, अफेक्ट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू का अफेक्ट क्या होता है? पहला टॉपिक था मीनिंग, बोनस इशू का मतलब भी क्या होता है। सेकंड टॉपिक था सोर्सेस, बोनस देने के लिए कहां से पैसे ले सकते हैं। थर्ड टॉपिक था जर्नल एंट्रीज एंड नेक्स्ट टॉपिक है बोनस इशू से होगा क्या। तो बोनस इशू का पहला इंपैक्ट हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, ईपीएस विल डिक्रीज। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। मतलब ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। मैं आपकी बुक के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट कर रही हूँ। बाय चांस इन लोगों के पास बुक नहीं है, प्लीज ग्रुप में मैसेज कर देना, आई विल श्योर कि आपको आज ही बुक भी मिल जाए। इलस्ट्रेशन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आइटम्स अपीयर हो रही हैं ट्रायल बैलेंस में ऑफ भारत लिमिटेड, एक कंपनी की बुक्स में हमें ये कुछ आइटम्स दिख रही हैं। ये एक लिस्टेड कंपनी है, हमें कंपनी की लायबिलिटी साइड का कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। उनके 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में है, जनरल रिजर्व है और कुछ पीएनएल में बैलेंस है। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हमें बोला गया कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देगी एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स है। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 4 शेयर्स के बदले में सबको कितने शेयर देंगे, 1 शेयर देंगे। एंड इसके लिए उन्होंने बोला मिनिमम रिडक्शन करनी है फ्री रिजर्व्स की। कहते हैं फ्री रिजर्व्स को कम से कम यूज करने। आप हमें इस चीज की जर्नल एंट्रीज करके दो। तो अगर हमें ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1, इन बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने शेयर इशू करने हैं। हमें क्वेश्चन में पता चल गया कि बोनस शेयर का क्वेश्चन है, तो बोनस शेयर में पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। उन्होंने हमें बोला 1 फॉर एवरी 4। ये हमें क्वेश्चन नहीं बताया है कि 4 शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिलेगा। एंड क्वेश्चन में हमें ये भी बताया गया है टोटल राइट नाउ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? बोनस में कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 10,000। ठीक है, अब 1 शेयर हमें क्वेश्चन में बताया गया है 10 रुपीज का। तो अगर मुझे 10,000 शेयर देनी है, 1 शेयर है 10 रुपीज का, तो मुझे टोटल कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। 1 लाख रुपीज मुझे चाहिए। क्या मैं सीआरआर यूज कर सकती हूँ बोनस शेयर के लिए? क्या मैं एसपीआर यूज कर सकती हूँ? जनरल रिजर्व, पीएनएल, सारी चीजें हमें अलाउड है, हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सीआरआर, पूरा 55,000 यूज हो जाएगा। फिर हमारे पास एसपीआर पड़ा है, ये भी यूज हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितने पैसे आ गए? मुझे टोटल चाहिए 1 लाख। बाकी 15,000 हम कहां से ले लेंगे? क्वेश्चन खत्म। ठीक है, यही चेक पॉइंट है कि तुम जनरल रिजर्व में से कितने पैसे ले रहे हो।
इसी चीज से चेक होगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अब इसे हम एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। बोनस हमने देना है 1 लाख। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 10,000 शेयर्स इंटू 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम में से 30,000 यूज कर लिए, सीआरआर में से 55,000 यूज कर लिया। बैलेंसिंग फिगर बाकी के पैसे हमने कहां से ले लिए? जनरल रिजर्व से। तो साथ में वर्ड मेंशन करोगे बैलेंसिंग फिगर। सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी? बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको शेयर इशू कर दिए। being 10,000 shares issued and capitalization of profits made। हमें कोई पैसे नहीं रिसीव हुए, हमने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया है। क्वेश्चन खत्म हो गया। आसान है। क्या बात चल रही है तुम्हारी? किसी को ये डाउट आ रहा है कि मैम हमने पहले जनरल रिजर्व से ही सारे पैसे क्यों नहीं लिए? जनरल रिजर्व में कितने पैसे पड़े थे? 1,05,000। हम ये भी तो एंट्री कर सकते थे ना कि जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1 लाख। हो सकती थी ना ये भी एंट्री। किसी के दिमाग में आया मैम ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? क्यों क्यों? लॉजिकली सोचो ना, क्यों? लॉ ये बना है कि बोनस सिर्फ इन चीजों में से दे सकते हैं, बट ये तो नहीं बना कि हमेशा इसमें से ही देना है, कि एंड में जनरल रिजर्व यूज करना है। ये तो कहीं पे लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये रिजर्व ही यूज करने हैं। जब हमने एक मिनट, जब मैंने आपको लिखवाया टॉपिक, मैंने ऊपर टॉपिक की हेडिंग क्या दी? सोर्सेज अलाउड फॉर बोनस इशू। तो कंपनीज एक्ट में रूल बना हुआ है कि ये सोर्सेज अलाउड है, पर अलाउड सोर्सेज में मैंने पहले सीआरआर और एसपीआर क्यों यूज किया, एंड में जनरल रिजर्व क्यों यूज किया? इसका क्या पर्पज है? बिल्कुल वेरी गुड, एग्जैक्टली ये रीजन है। अगर किसी को नहीं समझ आया ध्यान से सुनो। बच्चे मान लो आपके पेरेंट्स ने हर पर्पस के लिए अलग अलग फंड बनाया हो। लेट्स से आपके पेरेंट्स ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल फंड बनाया हो, आप वेकेशन पे जाना चाहते हो तो टूर फंड बनाया हुआ है, आप लोगों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन फंड बनाया हुआ, एंड जो बाकी सारे पैसे हैं उन्होंने अपने वॉलेट में रखे हुए हैं। ये पैसे कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, ठीक है? अब मान लो उनको वेकेशन पे जाना है, तो वो कहां से पैसे यूज करेंगे? वो वॉलेट में से भी तो ले सकते हैं, पर वो फिर भी कहां से यूज करेंगे? क्योंकि वो तो स्पेशली बनाया ही इस पर्पस के लिए गया था, ठीक है? तो जो पैसे मेरे पास मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज हो सकते हैं, उनको मैं एंड तक बचाने की कोशिश करूंगी कि ये तो कहीं भी यूज हो सकते हैं, इसमें तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। पर जो पैसे किसी किसी काम के लिए यूज हो सकते हैं, हम जब भी मौका मिलेगा उस फंड को यूज करते हैं। तो कंपनीज एक्ट में लिखा गया कि जनरल रिजर्व जहां मर्जी यूज करो, तुम्हारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम किसी भी चीज के लिए जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो। पीएनएल का बैलेंस तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ 5 जगह पे यूज हो सकते हैं। मैं आगे आपको रूल्स में लिखवाऊंगी कौन से 5 जगह
सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 5 चीजों के लिए यूज हो सकता है और कहीं यूज हो ही नहीं सकता। सीआरआर तो सिर्फ एक ही जगह यूज हो सकता है, बोनस एच, और किसी काम के लिए सीआरआर को यूज ही नहीं कर सकते। मतलब किसी, मान लो आरएमएस के पास सीआरआर में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, ऐसा लिखे मैं किसी भी काम के लिए यूज कर लूं, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज हो सकता है, दैट इज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। वो तो बोनस कॉल के लिए भी नहीं यूज हो सकता। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगी, सीआरआर। इसीलिए जो मैंने आपको सोर्सेस लिखवाए हैं वो सीक्वेंस में लिखवाए हैं, उसी सीक्वेंस में ही हमने यूज करना है। इसीलिए क्वेश्चन की एंड में ये लाइन लिखी गई है, दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स, मतलब जो फ्री हैं, जिनको तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो। फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं, जनरल रिजर्व और पीएनएल, सिर्फ ये दो रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स हैं। सिर्फ ये पैसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी से जहां मर्जी नहीं यूज कर सकते। आई होप इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। अब आगे से ये लाइन नहीं लिखी आएगी, ये तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने लिखी है, आगे से ये लाइन क्वेश्चन में नहीं लिखी होगी, तुमने असम्पशन लिखनी है कि हम लोग फ्री रिजर्व्स का मिनिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कोई भी स्मार्ट सी ऐसे ही करेगा कि हम फ्री रिजर्व्स को मिनिमम यूटिलाइज करें, ठीक है। पर आपको दिखेगा आंसर में वो खुद भी असम्पशन बताएंगे। ये बुक का आंसर है, देखो सबसे पहले उन्होंने यूज किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये दुनिया में यूज ही एक जगह हो सकता है। फिर यूज किया सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड में यूज किया जनरल रिजर्व। यहां से आंसर चेक होता है कि तुमने फ्री रिजर्व्स को कितना यूटिलाइज किया। बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग करो पहले, सब लोग सॉल्व करेंगे। इलास्ट्रेशन नंबर 2।
क्या सबका करें डिस्कस। चलो देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो बोनस कॉल के बारे में है। सबने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल में एक लिमिटेड कंपनी के 5 लाख रुपीज के शेयर हैं, जिसमें 50,000 शेयर हैं, 10 रुपीज का शेयर है, 7.5 ईच। कंपनी ने कहा हम 1,25,000 का बोनस देंगे। फंड्स कहाँ से आएंगे? जनरल रिजर्व से। और शेयर्स को फुली पेड अप बना देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले हम जनरल रिजर्व में से फंड्स उन्होंने विड्रॉ किए, एंट्री बनाई जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। आपने पहली एंट्री फाइनल कॉल को ड्यू की होगी, इंटरचेंजेबल है, कोई इंपैक्ट नहीं। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी फाइनल कॉल ड्यू करने की, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज ड्यू किए, 1,25,000। ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी, जनरल रिजर्व में से विड्रॉ किए और बोनस फंड बनाया। एंड लास्ट में हमने अप्रोप्रिएट कर दिया फंड को बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर फाइनल। आई होप सबका आंसर ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था यास्मीन एंड वंशिका। कोई गलती है क्या? समझ आ गया या डाउट है अभी? नहीं समझ आया? यार अगर बताओगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। आया समझ? लास्ट टू क्लियर है? जहाँ पे हमने लिखी है एंट्री की थर्ड एंट्री है बोनस टू शेयर होल्डर्स, वहां पे हमें इक्विटी 1 सेकंड दे। वहां पे हमने टू शेयर कैपिटल इक्विटी, यहाँ पे टू शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम नए शेयर थोड़ी दे, टू शेयर कैपिटल तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। दो बार थोड़ी उसे क्रेडिट करोगे। जब शेयर फाइनल कॉल ड्यू की थी तब आपने शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट कर ही दिया। अब तो हमारी बुक्स में फाइनल कॉल डेबिट पड़ी है, इस चीज को खत्म करना है। जब आप लोग 12th में ड्यू करते थे फाइनल कॉल, पहली एंट्री होती थी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। जब वो पैसे रिसीव होते थे तो एंट्री बनती थी बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। बस यहाँ पे बैंक को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? बोनस से। हमने कहा पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, हम हमारे फंड से ही पैसे निकालो। ठीक है। यस रिद्धि, आपका क्या डाउट है? ऑनलाइन शायद किसी स्टूडेंट का डाउट था, प्लीज कंफर्म। मैम जो ड्यू वाली एंट्री है वो हम पहले बनाएंगे ना बिफोर विड्रॉल? यस, अगर आपके सीक्वेंस में डिफरेंस है कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके मैम। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट बोनस शेयर का ही है। उन्होंने बोला 50 लाख शेयर्स हैं कंपनी के पास एंड जनरल रिजर्व्स में 9 लाख रुपीस पड़े। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 5 लाख रिजर्व्स को यूज करेगी, 50,000 शेयर्स का बोनस देगी फॉर 10 ईच। 10 शेयर के बदले में शेयर होल्डर को एक शेयर और मिलेगा। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सबसे पहले इन्होंने जनरल रिजर्व में से फंड्स विड्रॉ किए, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 5 लाख रुपीस, फिर फंड को यूटिलाइज कर लिया बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम लोग किसे क्रेडिट करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने एक बार शेयर्स को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा कैपिटल को। तो आई होप सबको क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है। कल वाली क्लास में मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाना है कि कंपनीज में बैलेंस शीट बनती कैसे है। तो कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग बनानी जरूरी है। वैसे तो आप लोग टी शेप में बैलेंस शीट बनाते हो, पर कंपनी के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया गया है शेड्यूल 3 में। सबने सुना होगा शेड्यूल 3। तो हमें शेड्यूल 3 का फॉर्मेट सीखना है, हम कल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, उसमें बताया गया कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जिसमें कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में काफी सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें गिवन है और कुछ लोन भी गिवन है। बैलेंस शीट के बाद क्वेश्चन में हमें बोला गया 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने फाइनल कॉल की 2 रुपीज की और 90,000 इक्विटी शेयर्स। तो आप यहां पर देखो 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज का शेयर है और शेयर क्या है? पार्टली पेड। मान लो वो ये लाइन ना लिखते, जो मैंने लाइन मार्क की है, लेट से ये लाइन ना लिखी होती और हमें बोलते बोनस शेयर दो, तब भी हम लोग ये लाइन अपने आप ही अप्लाई करते। हम पहले फाइनल कॉल ड्यू करते, फिर फाइनल कॉल रिसीव करते, फिर बोनस शेयर देते, क्योंकि बोनस शेयर तो दे ही सिर्फ किसे सकते हैं? फुली पेड अप शेयर होल्डर्स। कहते हैं ये हमारे पास 90,000 शेयर्स हैं,
₹8 पेड। फाइनल कॉल कंपनी ने ड्यू की, कॉल मनी हमें रिसीव हो गई 20th अप्रैल को। उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने कैपिटलाइज करना है 1 for every 4 शेयर्स। 4 शेयर्स के बदले में हमें 1 शेयर और देना है। कहते हैं आप इस चीज की जर्नल एंट्रीज करो एंड बैलेंस शीट का भी हमें एक्सट्रैक्ट बना के दो। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला नहीं है, पर आप बताओ क्या हम पहले जनरल रिजर्व यूज करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में तो उन्होंने बोला था देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स, बट यहाँ पर हम अपने आप ही फिर भी क्या करेंगे, मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। समझ आई है ना बात सबको? चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट, और इस क्वेश्चन में साथ में डेट्स भी गिवन है। कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू की है 1 अप्रैल 22 को। अगर हमें डेट्स गिवन है वी विल मेंशन शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल being final call on 90,000 shares of ₹2 each need। फाइनल कॉल हमने ड्यू कर ली 1,80,000। सेकेंड, 20th अप्रैल 22 को कहते हैं हमें फंड्स रिसीव हो गए। तो जब फंड्स रिसीव हो गए तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट आ गई हमारे पास 1,80,000 बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। उसके बाद अब हमें बोनस शेयर देने। बोनस शेयर के लिए उन्होंने हमें बताया 1:4 की रेशियो। तो कितने शेयर देने पड़ेंगे, कितना? हमारे पास टोटल अभी 90,000 शेयर्स है। तो जब भी बोनस शेयर वो मुझे पूछेंगे तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। वन फॉर एवरी 4 और नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमें बता रखे हैं 90,000। तो मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 22,500। तो मुझे टोटल कितने फंड्स चाहिए, अगर एक शेयर है ₹10 का, मुझे टोटल फंड्स चाहिए 2,25,000, राइट। अब 2,25,000 मैंने इकट्ठे करने हैं। आप लोग पहले रफ में खुद सॉल्व करो कहां कहां से कितने कितने पैसे लोगे। ये 4 रिजर्व्स गिवन है, मुझे टोटल 2,25,000 चाहिए। किस फंड में से मैं कितने पैसे लूं? तो इस केस में हम एक्सट्रैक्ट नोट लिखेंगे कि इट इज अज्यूम्ड कि ऑथराइज्ड कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड। तो मैं दिखाऊंगी भी, बुक में लिखा हुआ है। मैं आगे चलूं, डन है, करें डिस्कस। मुझे टोटल 2,25,000 चाहिए। क्या मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज कर सकती हूँ? रीवैल्यूएशन रिजर्व तो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, वो तो अलाउड ही नहीं है। सबसे पहले हम किसे यूज करेंगे, एसपीआर। एसपीआर से 20,000 ले लेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व में से भी 160 निकाल लेंगे।
P&L जहां मर्जी यूज कर सकते हैं, P&L में से एंड में पैसे निकालेंगे, तो P&L में से हम विड्रॉ करेंगे बैलेंसिंग फिगर्स विच विल बी, ठीक है ना सबका। जनरल रिजर्व P&L से ही बनता है, मतलब P&L तो कहीं पर भी यूज हो सकता है, उसे हमने एंड में यूज करना है। तो हमारे पास एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, $20,000, जनरल रिजर्व डेबिट 1,60,000, P&L अकाउंट डेबिट 45,000, बैलेंसिंग फिगर, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और लास्ट एंट्री बनेगी बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल हमने दे दिए 2,25,000 शेयर्स, 22,500 shares of 10 each being capitalization of profits made. ठीक है। अब देखो एक और चीज, आप सबको पता है, आई एम एज्यूमिंग कि 12th के स्टूडेंट्स को भी पता है, पता होना चाहिए कि एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल और एक होती है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पता है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी। कंपनी के एमओए में लिखी होती है कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, जो कि कहाँ लिखा हुआ है? ऑथराइज्ड कैपिटल में। अब कंपनी के पहले से इक्विटी शेयर कितने थे? 90,000। 90,000 कंपनी के पास पहले से ही शेयर थे। कंपनी ने बोनस दे दिया 22,500 का, तो कंपनी के टोटल शेयर कितने हो गए? 1,12,500। पर वो तो अलाउड ही, उसको मैक्सिमम अलाउड ही कितने हैं? तो अब हमें एक और एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, मतलब अलग अलग जगह पे आईसीआई तुम्हें चेक कर रहा है कि तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे हैं। जानबूझ के हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व बताया, वो तो यूज करना जबकि अलाउड ही नहीं। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ऑथराइज्ड कैपिटल तो अलाउड ही कितनी है, 1 लाख। तो अब आप एक एजम्पशन लिखोगे कि हमने एज्यूम कर लिया कि कंपनी ने एमओए को ऑल्टर करके ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर दी। देखो प्रेजेंटेशन आईसीआई में कैसे की गई। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑथराइज्ड कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स। हमने एज्यूम कर लिया कि ऑथराइज्ड कैपिटल सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स के साथ इंक्रीज की गई। It has to be assured that authorized capital after bonus issue is not less than issued share capital in all practical problems. Authorized capital को आप इंक्रीज कर सकते हो सेम अमाउंट के साथ भी या ज्यादा अमाउंट के साथ भी, बट हमें साथ में ये नोट डालना है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है। तो आप अपनी बुक में ही कहीं पे लिखो या कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखो। एक मैंने आपको टॉपिक लिखवाया अफेक्ट ऑफ बोनस इशू, वो मुझे हाफ पेज चाहिए, उसमें और भी पॉइंट आएंगे। अफेक्ट ऑफ बोनस इशू के बाद नोट्स लिखो। अफेक्ट ऑफ बोनस इशू के बाद आएंगे नोट्स, उस टॉपिक के लिए मुझे हाफ पेज चाहिए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आएगा इट इज एश्योर्ड दैट देयर इज मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। मान लो क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क्स का और आप बोलो कि मैम मैंने सब कुछ ठीक किया था पर मुझे 6 मार्क्स ही मिले हैं, तो वो 1 मार्क ना एग्जामिनर को ये लाइन नहीं मिली। आपने उसे अपने आप बताना है कि हमने मिनिमम फ्री रिजर्व्स के मिनिमम रिडक्शन की। ठीक है। 1 मार्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट, इफ रिक्वायर्ड it is assumed that necessary resolution has been passed
to increase authorized share capital. ये आपने हमेशा नोट्स खुद ही लिखने हैं, पूछेगा नहीं एग्जामिनर, पूछेगा वो जर्नल एंट्री, पर आपने ये फिर भी लिखनी है, ठीक है। सेकेंड नोट का रीजन क्या है? बिकॉज issued share capital आफ्टर बोनस, बोनस देने के बाद जो इश्यूड शेयर कैपिटल है मस्ट बी मोर देन, वो किससे ज्यादा होने, सॉरी मस्ट बी लेस देन, वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से कम होनी चाहिए, वो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें सेकेंड नोट लिखना पड़ेगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नोटेड। चलो अब इस टॉपिक के इफेक्ट्स भी करने हैं हम। इलस्ट्रेशन 4 आप सबका होमवर्क है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बैलेंस शीट मैं कल सिखाऊंगी, बैलेंस शीट वाला टॉपिक हम कल करेंगे। अफेक्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अफेक्ट टॉपिक में पहला इंपैक्ट क्या आता है, ये कोई भी एक पॉइंट ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो बोनस इशू से क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, लिख लो, देयर इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल विल इंक्रीज, हमने अभी लिखा है ना अफेक्ट ऑफ बोनस इशू, उसमें फर्स्ट सेकेंड पॉइंट ऐड करो आप लोग, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, ईपीएस रिड्यूस होता है, ये तो हम पहले से ही लिख चुके हैं। थर्ड, इट इज कंसिडर्ड फेवरेबल बाय द मार्केट, मार्केट इस चीज पे पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, ऑब्वियसली जब बोनस मिलेगा शेयर होल्डर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में भी एडजस्टमेंट होगी, शेयर का प्राइस भी अब जब भी डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आएगा शेयर के प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। एंड लास्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इससे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। आगे चले हम, लिख लिया सबने? एक छोटी सी चीज मैंने भी और करानी है, 1 मिनट। हाँ जी, चलो ट्रू फॉल्स करो, ओनली फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अभी हमने टॉपिक नहीं किया, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू फॉल्स। हमें टोटल पेपर में 12 मार्क्स की ट्रू फॉल्स आनी है, ठीक है। तो एवरी ट्रू फॉल्स 6 क्वेश्चंस आएंगे ट्रू फॉल्स के, एंड सबकी वेटेज होगी 2 मार्क्स ईच। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बोनस इशू से ईपीएस क्या होता है, डिक्रीज होता है, रीजन भी देना है। कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग राइट इशू एंड बोनस इशू मे बी मोर देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, क्या इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, इट मस्ट बी लेस देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, लेस और इक्वल, राइट। एमसीक्यूज भी फटाफट सॉल्व कर दो।
थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। हो गया सबका? फर्स्ट का आंसर तो क्या होगा, कहते कौन सा रिसोर्स यूज नहीं कर सकते, क्या नहीं यूज कर सकते, रिवैल्यूएशन। सेकेंड, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कहते जब हम बोनस देते हैं तो एसेट ट्रांसफर करते हैं। कोई कैश नहीं दे रहे हम। कहते जब हम बोनस देते हैं तो रिजर्व्स एंड सरप्लस डिक्रीज हो जाते हैं, ट्रू। जब हम बोनस देते हैं इट इज सेम एज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सो द करेक्ट आंसर इन बोथ द केसेस इज बी। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ का आंसर क्या होगा? बोनस इशू को स्क्रिप इशू भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है कैपिटलाइजेशन इशू भी बोलते हैं। सो बोथ आर करेक्ट। कौन सा कर लूं? सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ, ईपीएस तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये तो पक्का ही फॉल्स है। कहते हैं मार्केट अनफेवरेबल एक्ट समझती है, नहीं मार्केट तो इसे फेवरेबल समझती है। मार्केट प्राइस ना डेफिनेटली चेंज होता है आफ्टर बोनस इशू, सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, विल वाइंड अप द सेशन हियर। स्टडी मटेरियल का फोर्थ क्वेश्चन सब लोग करके आएंगे, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। जिनके पास अभी बुक नहीं है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा।